नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर अभिषेक तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? साइबर सिक्योरिटी के बारे में। पर साइबर सिक्योरिटी के बारे में आगे पढ़ने से पहले, जैसे आपने कल हमारी YouTube पे क्लास देखा होगा साइबर सिक्योरिटी के लिए पहली क्लास, उसके आगे की क्लास में हम आज पढ़ेंगे। तो उस क्लास में आगे पढ़ने से पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको इंफॉर्मेशन के रूप में देना हमारा फर्ज बनता है और दायित्व बनता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आपको वो बातें पता होनी चाहिए। तो हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं। पहली बात तो ये कि हमारी क्लासेस अब प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हो चुकी हैं, जिसमें हमारे लिए आपके साथ सुबह यूट्यूब पर और रक्षा एकेडमी के ऐप पर सुबह 8 बजे आपके साथ जुड़ेंगे आनंद सर। सुबह 8 बजे जुड़ेंगे आनंद सर के बाद 9 बजे मैं या सौम्य सर आपके लिए टॉप T20 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे। 10 बजे के स्लॉट में विकास सर जुड़ेंगे। 11 बजे की स्लॉट में आपके साथ अवध सर जुड़ेंगे। फिर उसके बाद शाम को 5 बजे फिर से आपके 5 बजे सौम्य सर जुड़ेंगे, जो आपके लिए हमेशा से लेकर आते हैं 10 का दम सीरीज। उसमें 6 बजे फिर से मैं आपके साथ जुड़ूंगा इसी क्लास में, यही वाली क्लास साइबर सिक्योरिटी के, सूचना प्रौद्योगिकी के या फिर साइंस के स्पेशल लेक्चर लेकर। 7 बजे आपके साथ जुड़ेंगी प्रतिमा मैम। 8 बजे जुड़ेंगे आपके साथ बरखा मैम। और 8 बजे के बाद फिर से 9 से लेकर 10 बजे के स्लॉट में फिर से आपके साथ जुड़ेंगे आनंद सर। और यही आज हमारा डेली का वीकली शेड्यूल रहेगा और ये कंटिन्यू रहेगा। इसमें आपके मेंस, प्रीलिम्स दोनों चीजों की बातें होंगी और मेन फोकस हमारा रहेगा प्रीलिम्स का। और ये क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, मतलब इसके लिए आपसे कोई पैसा कुछ भी नहीं लिया जाएगा। बस इसके लिए आपसे हम एक फेवर करेंगे। हमने एक टैगलाइन इस क्लास के साथ निकाली है कि आप रक्षा एकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे आप सब। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ आपको इतना करना है कि रक्षा एकेडमी से जो नए बच्चे जो ग्रामीण दूर दराज में रहते हैं, जो अभी इस कोविड-19 के कारण हमारे साथ या एमपीपीएससी की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो कोर्स खरीदने में सक्षम नहीं है, तो उनको आप बताइए कि एमपीपीएससी प्री की तैयारी वहां पर एमसीक्यू के माध्यम से शुरू हो चुकी है और वो पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसमें आप उनको जोड़िए। हम बस आपसे इतना ही फेवर चाहते हैं कि अब आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनकर हमें प्रमोट कीजिए और आगे बढ़ाइए। कल रात में आनंद सर ने भी आपसे यही गुजारिश की थी और आज क्लास में मैं भी आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़कर हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनकर उन बच्चों को जोड़िए जो बच्चे ग्रामीण दूर दराज में हैं और इस एमपीपीएससी की परीक्षा के लिए जो जानकारी चाहिए, जो स्ट्रेटेजी चाहिए, जो प्लानिंग चाहिए, जो उन्हें पढ़ना चाहिए, वो सुविधाएं वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इतना तो आप हमारे रक्षा एकेडमी के लिए कर सकते हैं और ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, तो ये देखिए हमारी 6 बजे की क्लास के लिए 6 बजे की क्लास की जो टाइमिंग है उसमें हम बात कर रहे हैं ये टॉपिक की कि हम अगले हफ्ते 7 दिन कंटिन्यू रहेंगे इस टॉपिक के साथ। ये मेरे टॉपिक हैं। इसी तरीके से हर फैकल्टी ने अपने 7 दिन का एक शेड्यूल बनाया हुआ है और वो आपको हर क्लास में बताती है कि अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या लेकर आएंगे। तो कल की क्लास में आपने देखा होगा कि 20 तारीख को हमने साइबर सिक्योरिटी का पहला पार्ट पढ़ लिया था। आज की डेट पे हम आज पढ़ेंगे फिर से साइबर सिक्योरिटी के पार्ट 2 के बारे में। और कल की क्लास में भी मतलब 22 तारीख को हम वीसैट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहीं पे हम साइबर सिक्योरिटी का पार्ट 3 भी पढ़ेंगे। एक्चुअल में हमने सोचा था कि साइबर सिक्योरिटी 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसमें और भी ऐसी कई जानकारियां हैं जो आपके साथ बताना है और हमारा मकसद आपको पूरी जानकारी देना है। चाहे वो आप हमारे पेड कोर्स में पढ़ो, चाहे वो आप हमारे फ्री कोर्स में पढ़ो, दोनों जगह में से कहीं भी पढ़ो, हम चाहते
चाहते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिले, जो भी टॉपिक आप पढ़ो वो पूर्ण रूप से पढ़ो। ऐसा ना हो अदर कोचिंग संस्थान के जैसे आपके साथ ना हो कि आपको आधा अधूरा टॉपिक पढ़ने के बाद फिर कहा जाए कि पूरा पढ़ने के लिए आप हमारा ऐप में कोर्स खरीदिए। तो नहीं, यहाँ पर जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो पूर्ण रूप से पढ़ाया जाएगा, पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो इस टॉपिक में तीसरा पार्ट भी आएगा, जो कि कब होगा, 22 तारीख को होगा। उसके बाद फिर वीसैट और डीटीएच होगा। मतलब साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट होने के बाद ही अगला टॉपिक वीसैट और डीटीएच शुरू होगा, जब तक हम साइबर सिक्योरिटी को अच्छे से समझ और पढ़ नहीं लेंगे। उसके अलावा अगर हम चलें तो ये हमारा जो क्लास थी वो कौन सी थी, साइबर सिक्योरिटी थी, ये हम बात कर चुके थे। आगे की बात करें तो हमने कंप्यूटर वायरस के बारे में और बाकी चीजों के बारे में पढ़ा था। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ लिया है, ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ लिया है। प्री और मेंस 2020 और 2019 के अकॉर्डिंग इंडिया में सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया है। और हम 9 बजे एमसीक्यू में एआई के बारे में भी हमने 2 दिन में पूरे एमसीक्यू लगा लिए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू बार बार बोल रहा हूं मंडे को होगा, क्योंकि कल संडे को ये क्लास ऑफ होगी। 9 बजे वाली बाकी सारी क्लासेस रन रहेंगी, लेकिन 9 बजे क्लास वाली क्लास संडे को ऑफ रहेगी। वो सिर्फ मंडे टू सैटरडे है, 9 बजे 20 एमसीक्यू वाली। इसके अलावा जो हमने अभियान आपसे कहा था कि अब आप रक्षा एकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे और बच्चों को प्रमोट करेंगे, उन्हें कहेंगे कि आप रक्षा एकेडमी के साथ जुड़िए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। तो इस टैगलाइन के साथ कि रक्षा एकेडमी के साथ जुड़कर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। कल आपको रात में आनंद सर ने भी अपनी क्लास में ये बात कही थी कि अब आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे और हमारे साथ जुड़कर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये 3 काम नहीं किए हैं तो ये 3 काम जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत आपको आगे अब पड़ेगी। क्योंकि हमारी क्लासेस में कल आनंद सर ने ये भी कहा था कि आपका डेटा खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी क्लासेस खत्म नहीं होंगी और इसी स्पीड में कंटिन्यू अब क्लासेस चलेंगे। तो चलिए, अगर हम बात करें रोड मैप की, तो हमने कल की क्लास में 2 बातें पढ़ ली थी कि साइबर सुरक्षा क्या होता है और साइबर अपराध क्या होता है। आज की क्लास में अगर हम रिकॉल करते चलें तो रिकॉल करने में देखो हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। एक बात और कि ये जो इसका 7वां वाला पार्ट है, ये पार्ट हम आगे किसी एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ेंगे। इसको मैं अभी कंप्लीट नहीं कराऊंगा, इसको मैं अगले हफ्ते में कंप्लीट कराऊंगा, पहले से बता रहा हूं। तो आप इस क्लास को वेट कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम भारत के महत्वपूर्ण कदम, भारत ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं साइबर सुरक्षा में, उसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीक क्लास में। इस क्लास में हम यहीं तक पढ़कर इसको कंप्लीट करके रखेंगे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे आगे के हफ्ते में, तो सबसे पहले मैं यही कंप्लीट कराऊंगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया था, साइबर सुरक्षा क्या है, एक बार रिकॉल कर देता हूं। कंप्यूटर नेटवर्क या किसी भी ऑनलाइन माध्यम में होने वाले गैर कानूनी कार्य जैसे हैकिंग, धोखाधड़ी, अश्लील या अपमानजनक सामग्री, उत्पीड़न, साइबर आतंकवाद से बचने के लिए जो नीतियां या सुरक्षा पद्धति अपनाई जाती हैं उसे साइबर सुरक्षा कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। आगे की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आगे की बात करें तो फिर क्या था कि साइबर अपराध क्या होता है। तो साइबर अपराध ऐसे कार्य अपराध हैं जो गैर कानूनी रूप से कंप्यूटर या नेटवर्क के माध्यम से संपादित किए जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर हमारा लक्ष्य भी होता है और कंप्यूटर हमारा हथियार भी होता है। ये बातें हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद साइबर अपराध में कंप्यूटर या इंटरनेट का प्रयोग हथियार और लक्ष्य दोनों की भांति किया जाता है। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, समझा था। और याद रखिएगा, इसके जो भी एमसीक्यू आएंगे वो मॉर्निंग की क्लास में आएंगे। तो मॉर्निंग की क्लास 9 बजे लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अब हर टॉपिक के एमसीक्यू वहीं पर आपको मिलेंगे 9 बजे। साइबर अपराध की श्रेणी की भी हमने बात की थी कि कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं। तो 3 श्रेणियां होती हैं। पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि व्यक्तिगत विशेष के विरुद्ध अपराध, मतलब किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध करना, संपत्ति विशेष के विरुद्ध अपराध और सरकार के विरुद्ध विशेष के विरुद्ध अपराध। तो ये 3 श्रेणियां थी कि हम 3 श्रेणियों में अलग अलग बांटकर साइबर क्राइम को, कोई भी व्यक्ति साइबर क्राइम को क्या करता है, वो क्रियान्वित करता है।
इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं साइबर अपराध के विभिन्न स्वरूप, जो कि आज की क्लास का मुख्य विषय है। आज की क्लास में हमें इसी के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है और इसी के बारे में जानकारी लेनी है। क्या कि साइबर अपराध में कौन कौन से विभिन्न स्वरूप होते हैं, किन किन रूपों के माध्यम से साइबर अपराध किया जाता है। तो साइबर अपराध क्या था कि साइबर अपराध में हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरकनेक्टेड डिवाइस के माध्यम से हम कोई भी गैर कानूनी कार्य करें, उस गैर कानूनी कार्य को साइबर कहते हैं, मतलब साइबर क्राइम कहते हैं। तो आज की चर्चा जो थी, तो जो पिछली क्लास में हमारी चर्चा थी वो यहां तक थी कि व्यक्ति विशेष, तो हमने वर्गीकृत तो कर दिया कि व्यक्ति विशेष है, संपत्ति के विशेष है, सरकार के विरुद्ध है, लेकिन अब इन्हीं वर्गीकरण में हम एक व्यक्ति कितने प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी भी चीज को हार्म कर सकता है, उस पर भी हम विचार करेंगे और वही आज के लेक्चर का मुख्य उद्देश्य है। आज की क्लास का मुख्य उद्देश्य यही है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग के बाद दूसरा आता है बौद्धिक संपदा की चोरी, तीसरा आता है फिजिंग, फिजिंग के बाद आता है आइडेंटिटी थेफ्ट, फिर आता है स्पूफिंग, स्पूफिंग के बाद फिर 6वें नंबर पे होता है स्पैम, फिर डिनाइल ऑफ सर्विस, सलामी तकनीक और रूटकिट्स और कंप्यूटर वायरस। मतलब कि हम मुख्यतः इन 10 प्रकार से किसी भी साइबर क्राइम को परफॉर्म करते हैं या क्रियान्वित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा का, सबसे पहले हमारी लिस्ट में कौन सा था? सबसे पहले लिस्ट में था आपका साइबर स्टॉकिंग। अब साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? पहली चीज तो स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब होता है पीछा करना। पीछा करना किस तरीके से? गलत इरादे से। गलत इरादे से किसी का पीछा करना, उसको उसकी डे टू डे एक्टिविटी को वो करना, मतलब देखना, उसके हर व्यक्ति, अगर वो किसी तीसरे व्यक्ति से मिल रहा है तो उसको उस पर उसे परेशान करना, उसके फैमिली, उसके मित्र के साथ उसको एम्बैरेस फील कराना, उसे अपमानजनक मैसेज करना, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? स्टॉकिंग कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल सा आज की डेली लाइफ के हिसाब से बात करूं तो एक लड़का था, उसको कोई एक लड़की पसंद आ गई। अब वो लड़की को, उस लड़की को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो उस लड़के ने क्या किया? आपने मूवियों में देखा होगा कि उस लड़के ने क्या किया कि उस लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। अब पीछा करने का मतलब ये था कि जहां जहां वो लड़की जाती थी, जिस जगह पर, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, कहीं पे भी वो जाती थी, किसी भी तीसरे व्यक्ति से वो मिलती थी, तो वह व्यक्ति उसे परेशान करता था, उसके परिवार को परेशान करता था, उस पर मेंटली दबाव बनाता था। तो ये जो कहलाया, ये स्टॉकिंग कहलाया। अब अगर इसी स्टॉकिंग की प्रोसेस को मैं क्या करूं? इसी स्टॉकिंग की प्रोसेस को मैं कहां परफॉर्म करूं? मैं परफॉर्म करूं साइबर के थ्रू, यानी कोई व्यक्ति उसको साइबर के थ्रू परफॉर्म करे तो वो कहलाती है साइबर स्टॉकिंग। तो साइबर के थ्रू परफॉर्म करने का मतलब क्या हो गया? उसके ईमेल पे, सोशल नेटवर्किंग साइट पर उसको क्या करना? फॉलो करना, उसकी पिक्स को मॉर्फ करके अपने साथ प्रेजेंट करना, उसके बाद उसको अनयूजुअल मैसेज भेजना, किसी भी व्यक्ति को, उसके फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर को मेंटली टॉर्चर करना, मैसेज के द्वारा, कॉल करना। ये जो क्राइम हो गया तो ये क्या कहलाया? साइबर स्टॉकिंग कहलाया। तो साइबर स्टॉकिंग क्या होता है कि जब हम किसी गलत इरादे, गलत नियत से किसी तीसरे व्यक्ति को या किसी दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट या मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से परेशान करते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, तो वो कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। यहां पर ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बार बार मैं बोल रहा हूं तो ये चीज कि मैं ये करूंगा, नहीं, ये एक नॉर्मल यूजुअल चीजें हैं। तो यहां पर मैं सिर्फ आपको एक बात समझा रहा हूं। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन देखने के लिए ये देखिए, साइबर अपराध के बारे में बात की जा रही है। तो साइबर अपराध में हम देखते हैं किसके बारे में? तो एक सेकंड रुकिएगा, जिसको मैं फुल स्क्रीन पे कर दूं।
और यदि आपको समझ में नहीं आता है, कभी कभी आपके मैसेज आते हैं कि सर जो चीजें हैं वो वर्ड अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं या फिर धुंधला दिख रहा है, तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लिया कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वालिटी जो डिस्टर्ब होती है उसकी वजह से भी चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो क्या है ये देखिए, क्या लिखा है कि साइबर अपराध के विभिन्न स्वरूप में पहला स्वरूप क्या था, साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग के बाद अगला स्वरूप क्या था, बौद्धिक संपदा। अब इसी में हम चर्चा जो कर रहे थे वो चर्चा हम किसकी कर रहे थे, साइबर स्टॉकिंग की। साइबर स्टॉकिंग की चर्चा कर रहे थे। तो चलिए देखिए डेफिनेशन क्या है साइबर स्टॉकिंग की। तो साइबर स्टॉकिंग की डेफिनेशन ये है, ये लिखी हुई है साइबर स्टॉकिंग की डेफिनेशन। देखो, यह एक ऐसे कार्य को परिभाषित करता है जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करके किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत में घुसपैठ करते हैं और उसके मित्र या परिवार के सदस्यों को परेशान करते हैं, नकली पत्र या ईमेल के माध्यम से उसे तंग करते हैं, उसकी व्यक्तिगत जानकारी को हैक करके दूसरे लोगों तक लीक करते हैं। ये जो काम होता है यही काम क्या कहलाता है, साइबर स्टॉकिंग की कैटेगरी में आता है। तो अब आपको साइबर स्टॉकिंग समझ में आ चुका होगा। हम चलते हैं अब बोर्ड पर और अगले के बारे में बात करते हैं। तो अगली लिस्ट में क्या था, लिस्ट में अगला नाम था बौद्धिक संपदा की चोरी। तो बौद्धिक संपदा की चोरी। अब बौद्धिक संपदा क्या कहलाती है, बौद्धिक संपदा की चोरी। तो बौद्धिक संपदा क्या कहलाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने क्या किया, मैंने अपने एक नोट्स बनाए फॉर आईसीटी। मैंने आईसीटी के नोट्स बनाए हैं क्योंकि ये नोट्स अभी कहीं बाहर अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कई किताबें पढ़ी, अपनी बुद्धि अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग किया, बहुत सारे चीजों को मैंने डिस्कस किया, उसके बाद मैंने एक आईसीटी बनाए। इस नोट्स में मेहनत मैंने की है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है मेरी। अब मैं इस प्रॉपर्टी का यूज, इस प्रॉपर्टी को मैं किसके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये मुझ पर डिपेंड करता है, किसी दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड नहीं करता है। कोई दूसरा व्यक्ति मेरी बिना परमिशन के इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता है। अब यहीं पे मैं ये कहूं कि मैं किस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूं, रक्षा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूं। अब मैं रक्षा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूं, तो इस प्रॉपर्टी पे जितना हक मेरा है उतना ही हक किसका है, रक्षा एकेडमी का है। अब ये प्रॉपर्टी किसकी है, मेरे साथ साथ रक्षा एकेडमी की है, क्योंकि मैं किसको रिप्रेजेंट करता हूं, रक्षा एकेडमी को रिप्रेजेंट करता हूं। तो अब इस नोट किसका है, रक्षा एकेडमी पे है। अब रक्षा एकेडमी पे इसका हक है, तो कॉपीराइट किसके पास है, रक्षा एकेडमी के पास है। तो अगर कोई तीसरी एकेडमी या दूसरी एकेडमी या कोई तीसरा व्यक्ति इस नोट्स को अपने नाम से अगर छाप देता है या अपने नाम से इसे प्रिंट करता है या मार्केट में बेचता है, तो वह हमारी संपदा, हमारी बौद्धिक संपदा की चोरी कर रहा है, और इस चोरी को ही क्या बोला जाएगा, साइबर क्राइम के अंतर्गत रखा जाएगा, और इसमें आपको जेल हो सकती है, जिसके लिए बरखा मैम ने अभी आपको बौद्धिक संपदा पढ़ाई है, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स। तो इसके बारे में आप वहां पर जाके डिटेल में पढ़ सकते हो कि इस एक्ट में आपको कौन कौन सी सजा होगी, या किसी व्यक्ति को जिसने ये काम किया उसको कौन कौन सी सजा होगी, किस तरीके से होगी। तो वो लेक्चर्स यूट्यूब पे भी और हमारे रक्षा एकेडमी के फ्री कोर्सेस में भी अवेलेबल है, आप जाके वहां पर देख सकते हो। तो वही बात है, इसी तरीके से रक्षा एकेडमी पे मैं आपको लेक्चर ले रहा हूं यूट्यूब पे। अब ये जो लेक्चर मैं ले रहा हूं, यदि कोई दूसरी एकेडमी इस लेक्चर को एज इट इज कॉपी करके रखती है, तो ये भी क्या कहलाएगा, साइबर क्राइम के अंतर्गत आएगा। तो यही चीज थी साइबर क्राइम में। तो अब बौद्धिक संपदा की चोरी की बात करें तो डेफिनेशन देखो क्या लिखी हुई है। डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि
बौद्धिक संपदा को आर्थिक मूल्य के एक नवाचार, अनुसंधान विधिक मॉडल और सूत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। बौद्धिक संपदा को पेटेंट या ट्रेडमार्क, कॉपीराइट के साथ संरक्षित किया जाता है। मतलब यदि मैंने सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, ये नोट्स पर पेटेंट भी मेरा है, ट्रेडमार्क भी मेरा है, कॉपीराइट भी मेरा है, और मेरे साथ साथ मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रक्षा एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इस पर पूरा हक किसका है, रक्षा एकेडमी का। अब रक्षा एकेडमी या मैं इसको जिससे चाहूं उसके साथ शेयर कर सकता हूं। अगर मैं नहीं चाहता कि ये किसी के साथ शेयर हो, या मेरी एकेडमी नहीं चाहती कि ये किसी तीसरे व्यक्ति तक के साथ शेयर हो, तो ये बिल्कुल भी शेयर नहीं होगा। और यही चीज हो गई। अब कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इस जानकारी को चुरा लेना, इसकी पायरेसी मतलब डुप्लीकेट बनाकर बेचना साइबर अपराध के अंतर्गत आता है, जैसे आपकी मूवियों में होता है। अब तो आपको बौद्धिक संपदा भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि इसकी चोरी क्या होती है। अगले उसमें चलते हैं बोर्ड पे। तो बौद्धिक संपदा के बाद तीसरा आपका महत्वपूर्ण चीज आती है फिशिंग। अब फिशिंग के बारे में आप समझ कर रखना, क्योंकि फिशिंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट साइबर क्राइम है। इसमें हम क्या करते हैं, मालवेयर या रैंसमवेयर नाम के दो वायरस होते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे इनको। मालवेयर और रैंसमवेयर नाम के दो वायरस होते हैं। इन दोनों वायरस के माध्यम से क्या किया जाता है, आपकी जो मूल जानकारी है, जैसे आपने मान लो कोई एक वेबसाइट खोली, मान लो आपने रक्षा एकेडमी की वेबसाइट खोली। अब ये वेबसाइट आपकी रक्षा एकेडमी की जो वेबसाइट है, ये आपके लिए यूजफुल है, तो आप इसको खोल रहे हो अपने कंप्यूटर में। अब एक व्यक्ति था, उसने क्या किया कि इस रक्षा एकेडमी का जो डेटा है, इस डेटा के साथ चुपचाप रूप से क्या कर दिया, एक मालवेयर और रैंसमवेयर का वायरस अटैच करके भेज दिया। जैसे ही आपने इसको खोला तो आपको ओरिजिनल जानकारी क्या मिली, रक्षा एकेडमी जो यूजफुल है, और आपको ये जो मालवेयर है, रैंसमवेयर भी भेजा गया है, तो ये भी इस रक्षा एकेडमी के साथ जुड़कर इस प्रकार से जा रहा है कि आपको ये लगेगा कि वो जानकारी भी यूजफुल है। और जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे, आपका कंप्यूटर सामने वाले व्यक्ति जो आपका कंप्यूटर हैक करना चाहता है उससे कनेक्ट हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे बैंकिंग डिटेल, यूजर आईडी, सारी जानकारियां क्या होंगी, चुरा ली जाएंगी। और इसमें भी एक तीसरा रूप, इसका दूसरा रूप क्या होता है कि इसमें भी आपसे यूजर आईडी बनाओ, पासवर्ड बनाओ, और बहुत सारी चीजें करो, ईमेल आईडी दो, व्यक्तिगत जानकारी दो, वो जानकारियां डायरेक्ट किसके पास पहुंचती है, उस तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचती हैं। तो फिशिंग क्या है कि एक मालवेयर या रैंसमवेयर के द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर को हैक करना, वो कहलाता है फिशिंग। और इसमें आपका क्या हो जाता है, इसमें आपको जो डेटा पहुंचता है वो ओरिजिनल डेटा की तरह ही रहता है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है और आप कंफ्यूजन में वो काम कर जाते हो। तो अगर अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन समझते हैं यहां पे कि एक्चुअल में फिशिंग क्या होती है। तो देखिए ये लिखा हुआ है फिशिंग के बारे में, क्या लिखा हुआ है इसके बारे में आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इस चीज पे भी आपको विचार करना ही पड़ेगा। क्या है, यह एक मिनट, यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी को प्राप्त करने के लिए ईमेल के माध्यम से या कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए उपयोगकर्ता को झूठे ईमेल या संदेश भेजे जाते हैं जो दिखने में वैध वेबसाइट से आए हुए लगते हैं, मतलब एक वैलिड वेबसाइट से आए हुए लगते हैं पर वो झूठे होते हैं। इस ईमेल में उपयोगकर्ता को अपना यूजर नेम, लॉगिन आईडी, पासवर्ड तथा अन्य विवरण देने को कहा जाता है, और जिसके आधार के गुप्त जानकारी को प्राप्त किया जाता है। मतलब
आपको झूठे मूठे मेल भेजे जाएंगे। जैसे ही आप उन मेल को क्लिक करोगे, उन मेल पे आपसे जानकारी मांगी जाएगी और जैसे ही आपने जानकारी फुलफिल की तो वैसे ही आपकी सारी की सारा डेटा किसके पास चला गया, सामने वाले के पास पहुंच गया। और यही जो प्रोसेस कहलाती है, ये प्रोसेस आपकी कहलाती है क्या, फिजिंग। और इस फिजिंग के बारे में आप रट लेना। आप आज भी देखते होंगे कि आप जब मेल यूज करते हो तो आपको SBI के नाम से, HDFC बैंक के नाम से या किसी ऐसी वेबसाइट के नाम से जो आप अपने कंप्यूटर में सबसे ज्यादा यूज करते हो, उससे एक झूठा मेल आता है और फिर जब आप उसको क्लिक करते हो तो उसमें आपसे यही जानकारियां मांगी जाती हैं और आपने अगर उस जानकारियों को भर दिया तो उससे क्या होगा, आपके साथ साइबर क्राइम हो जाएगा। तो ये कहलाया आपका क्या, फिजिंग। फिजिंग के बाद हम चलते हैं फिर से अगले पॉइंट की तरफ। तो चौथा पॉइंट आपका क्या है, आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या हो गई, अब यहां पे आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब आप समझो, देखो ध्यान से देखो। तो आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, पहचान, और थेफ्ट मतलब क्या होता है, चोरी। तो जब आपके पहचान की चोरी कर ली जाती है, मतलब एक व्यक्ति, जैसे मैं हूं, अब ये पर्सन कौन है, मैं हूं, और आप एक पर्सन क्या हो, आप हो, और इसके बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उसने क्या किया, उसने मेरी पहचान को चुराया, मेरी पहचान को चुराया। जो मेरी पहचान है आज, उस पहचान को उसने चुराया और उस पहचान को चुराने के बाद मतलब मैं बनकर उसने आपसे बात की। आप तो ये समझ रहे हो कि आप बात किससे कर रहे हो, मुझसे कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप बात किससे कर रहे हो, इस छुपे हुए पर्सन से बात कर रहे हो और ये आपसे आपकी सारी जानकारी को निकलवा रहा है धीरे धीरे। और जब ये आपसे आपकी जानकारी को निकलवा रहा है और आप मुझ पर भरोसा करके कि ये व्यक्ति यहां पर है, लेकिन एक्चुअल में ये व्यक्ति यहां पे नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति आपसे ये चीज ले रहा है, तो यही कहलाता है आइडेंटिटी थेफ्ट। तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो इसको समझते हैं तो क्या बोलता है, देखो, पहचान की चोरी एक प्रकार की धोखाधड़ी है जिसमें एक व्यक्ति किसी और के होने का दिखावा करता है और किसी और के नाम से अपराध करता है। मतलब कि एक व्यक्ति है जो मेरे होने का दिखावा कर कर आपके साथ जो धोखाधड़ी कर रहा है और मेरे साथ जो धोखाधड़ी कर रहा है, वो भी क्या कहलाती है, साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। तो ये था साइबर क्राइम। इसके बाद एक नई तकनीक है, उसके बारे में देखते हैं, और वो नई तकनीक क्या है, 5वें नंबर पर स्पूफिंग। अब स्पूफिंग आ गया, तो स्पूफिंग भी आपके लिए फिजिंग जैसा ही है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपको बल्क में SMS किए जाते हैं, बल्क में मैसेज भेजे जाते हैं और उसके बाद आपको लुभावने एडवर्टाइजमेंट, लुभावने मैसेज किए जाते हैं। जैसे ही आप उन लुभावने मैसेज और एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करते हो, ओपन करते हो, तो आपका कंप्यूटर चोरी से, मतलब आपको पता नहीं होगा और आपका कंप्यूटर उस व्यक्ति से कनेक्ट हो जाएगा जिस व्यक्ति को आपके कंप्यूटर से जानकारी निकालनी है। फिर वो आपकी वेबसाइट को हैक करेगा। आप अपने कंप्यूटर में क्या क्या काम कर रहे हो, आपके कंप्यूटर में क्या क्या चीजें, आप व्हाट्सएप अपने कंप्यूटर में फेसबुक की लॉगिन कर रहे हो, बैंक की लॉगिन कर रहे हो, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, या इंस्टाग्राम चला रहे हो, या आप कोई वेबसाइट खोलकर पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब पे कौन सी वीडियो देख रहे हो, आपके कंप्यूटर में कौन सी इमेजेस हैं, कौन सी फाइलें हैं, किस प्रकार की फाइलें हैं, आपके कंप्यूटर में इवन आपके कंप्यूटर में जो आप वेबकैम यूज करते हो, वो वेबकैम को भी वो चोरी छुपे कनेक्ट कर लेता है और आपके सारी एक्टिविटी को वो वेबकैम के जरिए फॉलो करता है। तो अगर इसके लिए, तो ये जो टेक्निक होती है ये स्पूफिंग कहलाती है। तो जब भी आपको, एक सलाह है नॉर्मल तरीके से, कि जब भी आप अपने घर पर कभी भी कंप्यूटर या वेबकैम को यूज नहीं कर रहे हो, अपने लैपटॉप को या अपने कंप्यूटर को, यदि वो वेबकैम इनेबल्ड है, आप यूज नहीं कर रहे हो, तो उसको बकायदा बंद करके रखो या कंप्यूटर को ढक कर रखो। वेबकैम सामने खुला नहीं होना चाहिए।
ये एक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हम जाने अनजाने में ही कभी कभी ऐसे काम कर देते हैं, कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं और हम किसी वेबसाइट या किसी ऐसे एडवर्टाइजमेंट को चलाते समय क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद हमें समझ में नहीं आता है कि वो चीज क्या है, वो क्या है। और जब ये चीज हो जाती है तो फिर आप वेबकैम से कनेक्ट हो जाते हो। कभी भी आपको अपने बाथरूम में या ऐसी जगह पर जहां पर आप ड्रेस चेंज कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, वहां पर कभी भी आपको वेबकैम या मोबाइल लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता है और कभी कभी ऐसे काम हो जाते हैं और फिर आपके साथ वो एक शिकार बन जाते हो आप वेब का और इस स्पूफिंग का। तो स्पूफिंग में आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। मतलब स्पूफिंग में आपके साथ हैकर क्या करता है, आपकी कंप्यूटर की जानकारी निकालने के साथ साथ आपके कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उस हार्डवेयर को भी पूरी तरीके से वो क्या कर लेता है, आपस में अपने कंप्यूटर से जोड़ कर रखता है और उसको भी कंट्रोल करता है। तो आपके और इसका सबसे ज्यादा फ्रॉड होती है, ये जो फ्रॉड होता है वो सबसे ज्यादा होता है लड़कियों के साथ, गर्ल्स के साथ। तो इस बात पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान है। अब चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या थी, चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि को संदर्भित करता है इसमें कंप्यूटर तक अनाधिकृत आईपी पर आपको मैंने एग्जांपल दिया कि आप रक्षा एकेडमी की वेबसाइट यूज कर रहे हो, तो हैकर बीच में जो बैठा है उसने क्या किया, रक्षा एकेडमी की वेबसाइट के साथ एक आईपी एड्रेस, जो रक्षा एकेडमी का आईपी एड्रेस है उसके साथ एक वायरस को भी उसने बीच में ऐड कर दिया। अब जब वायरस ऐड हो गया तो उसने क्या किया, जो चीज आई है वो किसके तरफ से आई है, रक्षा एकेडमी की तरफ से आई है, और आपने जैसे उसे क्लिक किया तो आपका कंप्यूटर उससे कनेक्ट हो गया। अब सवाल यहां पर यह भी आता है कि कैसे हुआ ये। तो देखो क्या होता है यहां पर समझना, इसको अगर मैं प्रैक्टिकल रूप से समझाऊं तो रक्षा एकेडमी का एक सर्वर है और आप एक डिवाइस है। जब आप रक्षा एकेडमी की वेबसाइट को अपने डिवाइस पे डालते हो तो वेबसाइट आपकी डिवाइस रक्षा एकेडमी को एक मैसेज भेजती है कि हम आपके साथ इस सर्वर आपकी डिवाइस इसको मैसेज भेजेगी कि हम आपके सर्वर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। अब जैसे ही इसने आपकी डिवाइस पे इसको मैसेज भेजा तो जो ये बोलते हैं कंप्यूटर और सर्वर के बीच में, मतलब ये क्या है, कंप्यूटर और सर्वर के बीच में जो डिस्कशन होता है, जो बातचीत होती है, उस बातचीत में जो मैसेज यूज होते हैं उस मैसेज को क्या बोलते हैं, कुकीज बोलते हैं। अब सर्वर ने कहा हाँ, तो सर्वर ने फिर रिप्लाई किया इसका हाँ। अब जब रिप्लाई कर दिया तो फिर यहां से एक मैसेज गया और ये आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। अब इन्हीं मैसेज के बीच में कौन बैठ गया, एक तीसरा व्यक्ति बैठ गया, हैकर, जो कि इससे कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन वो आपके मैसेज में ही अपना डेटा वायरस डाल देता है, इस मैसेज जो ट्रांसफर हो रहे हैं इसी से। और ये मैसेज के साथ अब जब मैसेज की शेयरिंग यहां से कनेक्टिविटी हो गई और शेयरिंग शुरू हो गई तो इस शेयरिंग के कारण क्या होगा, कनेक्टिविटी बढ़ी और इस कनेक्टिविटी से आपका क्या होगा कि हैक हो जाओगे, स्पूफिंग डिवाइस कंट्रोल हो जाएगी। तो वही चीज यहां पर भी कहा जा रहा था कि यह एक ऐसी तकनीक करता है जिसमें कंप्यूटर तक अनाधिकृत आईपी पते के साथ एक वायरस कि वह प्रोग्राम जो मंद स्रोत से आ रहा है और हम उसे क्या करते हैं, ओपन करते हैं। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या उसके अंदर के डेटा के साथ साथ उसका हार्डवेयर भी कनेक्ट हो जाता है और कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। यही बात यहां पर लिखी और इसका प्रयोग हैकर सर्वाधिक रूप से करते हैं और इसी बात को आपको इसलिए इसको याद रखना है। इसके बाद अगला जो आता है वो होता है स्पैम। स्पैम में क्या होता है, कंप्यूटर या इंटरनेट का प्रयोग करके अनेक व्यक्ति अवांछित और अवैध रूप से आपको जो मेल भेजते हैं वो मेल क्या कहलाता है, स्पैम कहलाता है। वास्तव में छोटे प्रोग्राम होते हैं जिसे की संख्या में इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है ताकि वे इंटरनेट प्रयोगकर्ता की वेबसाइट पर, जैसे आपके वेबसाइट में क्या आता है, मेल आते हैं, मैसेज आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आती हैं, तो ये जो सारी चीजें होती हैं
इन्हीं सारी चीजों को यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे, और नेक्स्ट पे भी इसको बोर्ड पे समझाने वाली चीज नहीं है, इसको यहीं पे समझा देता हूं क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल ज्यादातर आपके लिए यूज नहीं होता, ये किसी साइबर आतंकवाद के लिए यूज किया जाता है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज। डिनाइल ऑफ सर्विसेज में क्या किया जाता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कोर्स खरीदा और उस कोर्स में हम आपको जितनी भी सर्विस हमने आपको ऑफर की है सारी सर्विस आपको मिल रही है। अब क्या हो कि एक हैकर आए और जो हमारा नुकसान चाहता है उसने क्या किया, हमारे सर्वर को हैक किया और आपको जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे थे उस सर्विसेज को हमने ब्लॉक नहीं किया, लेकिन उस हैकर ने आपको क्या कर दिया, उस सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया। तो ये कहलाता है, और ये सबसे ज्यादा साइबर आतंकवाद में प्रयोग किया जाता है। साइबर आतंकवाद में प्रयोग करने का मतलब ऐसे है कि जैसे हमारे देश का सर्वर है एनआईसी, जहां पे हमारे देश का सारा डेटा, सारे व्यक्तियों का डेटा स्टोर होता है, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड हो, चाहे वो हमारा एजुकेशन डिटेल हो, किसी भी प्रकार की डिटेल जो हमारी ऑनलाइन स्टोर होती है वो कहां जाती है, एनआईसी में। अब एनआईसी में जाती है और किसी तीसरे व्यक्ति ने क्या, जो बाहर का व्यक्ति है उसने क्या किया, इसको हैक किया और इसके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सारी सर्विसेज को उसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और जैसे ही वो सर्विसेज को ब्लॉक करेगा ये पूरा का पूरा सर्वर क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। और सर्वर जैसे ही हैंग हुआ तो यही कंडीशन क्या कहलाई, डिनाइल ऑफ सर्विसेज कहलाती है। नेक्स्ट अगली तकनीक की बात करें तो अगली तकनीक यहां पर क्या आती है, सलामी तकनीक। अगली तकनीक क्या होती है, सलामी तकनीक। ये आर्मी वाली सलामी तकनीक नहीं है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जैसे मैं बताऊं आपको, तो जो बैंक के हमारे बैंकिंग अकाउंट होते हैं वो सारे इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हो। अब एक व्यक्ति क्या करे कि उस बैंक के सर्वर को क्या कर ले, हैक कर ले, और उसमें स्टोर जितने भी कस्टमर हैं उन सभी कस्टमर के अकाउंट से वो क्या करे, एक एक रुपए का ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दे, मिनिमम ट्रांजेक्शन शुरू कर दे। आपको क्या लगेगा कि आपको ये लगेगा कि ये जो एक एक रुपए आपके अकाउंट से कट रहे हैं ये कौन काट रहा है, बैंक काट रहा है, क्योंकि आपने क्या किया है, बैंक सर्वर की तरफ से हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये एक एक रुपए आपके अकाउंट से काट कर वह व्यक्ति अपने अकाउंट पे छोटे छोटे हिस्से में ट्रांसफर कर रहा है। और ऐसे करके यदि वो 100 व्यक्तियों के अकाउंट से एक एक रुपए ट्रांसफर करता है तो कितने रुपए उसने ट्रांसफर कर लिए, 100 रुपए। मतलब उसके पास तो 100 रुपए आ गए और आपको ये लगा कि एक रुपए बहुत छोटी सी बात है, कट गई तो कट गया, कोई मतलब नहीं। तो एक ऐसी तकनीक जिसके अंतर्गत धनराशि के बड़े हिस्से से छोटे छोटे बारीक हिस्सों को निकाल लिया जाता है और उन बारीक हिस्सों को निकालकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया गया, तो ये कहलाता है क्या, सलामी तकनीक। इसके बाद लास्ट है, इसके बाद इसमें जो है वो अगला है रूट। ये रूट किट्स आज की डेट पे बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। ये भी इसमें क्या होता है, इसमें आप इस पे ध्यान दो तो रूट किट्स जो होता है एक्चुअल में ये एक वायरस है। रूट किट्स क्या है, एक वायरस होता है। इस वायरस को क्या किया जाता है, पेन ड्राइव के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। अब ये आपको कभी नहीं दिखेगा, लेकिन कंप्यूटर में ये वायरस जैसे ही पहुंचा तो ये क्या करेगा, कंप्यूटर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, मतलब आपका यूजर आईडी, पासवर्ड, आपका जो सी ड्राइव में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, उस सभी चीजों को ये क्या करता है, एक्सेस करता है। और एक्सेस करने के बाद आपके कंप्यूटर से डेटा धीरे धीरे चुराना शुरू कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। इवन ये कंप्यूटर की सारी जरूरी सेटिंग्स को भी बदल सकता है और आपको दिखेगा ही नहीं। आपने कभी गौर किया होगा कि आपका कंप्यूटर काम करते करते धीरे धीरे क्या होने लगता है, धीरे धीरे होने लगता है, हैंग करने लगता है। और यही काम अगर आपका कंप्यूटर काम करते करते एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन में है, मतलब आपके पास 4 GB या 6 GB की रैम पड़ी हुई है, उसके अलावा आपके पास 1 TB की हार्ड डिस्क है और i3 i5 का है, मतलब एक कंप्यूटर यदि i3 या पेंटियम में ऑक्टा 4 प्रोसेसर से चल रहा है, मतलब वो कंप्यूटर आपका बेस्ट है।
आपके लिहाज से बेस्ट कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, अच्छे कॉन्फ़िगरेशन की कैटेगरी में आता है। अब वो कंप्यूटर 1 महीने 2 महीने बाद शुरुआत में अच्छा काम करे और 1 महीने 2 महीने बाद धीरे धीरे क्या हो जाए, आपका हैंग करना शुरू कर दे, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके सॉफ्टवेयर है वो खुलने में दिक्कत करे, आपकी फाइल के पायरेटेड वर्जन बनने शुरू हो जाए, आपकी सी ड्राइव में अलग अलग से फोल्डर्स बनना शुरू हो जाएं, तो समझ जाओ कि आपका कंप्यूटर हैक किया जा चुका है। तो ये जो हैकिंग सिस्टम होता है, रूट किट्स के माध्यम से आपके कंप्यूटर को हैक किया जा चुका है। तो अगर आपका कंप्यूटर कभी भी धीमा काम करने लगे तो आप तुरंत उसको, अगर वायरस मिलता है तो चेक करो। और इसी के लिए जो हमारी कंपनियां होती हैं वो आपको सलाह देती हैं कि आप अपने कंप्यूटर यदि जरूरी काम है कि वो कंपनी, जैसे अगर मान लो आप अपने कंप्यूटर में विंडो 10 का लाइसेंस लेके रखा है, तो ये कंपनी क्या करती हैं, ये आपके कंप्यूटर को अपने सर्वर से कनेक्ट करके रखती हैं और आपके कंप्यूटर को हर हफ्ते या कह लो कि हर हफ्ते में या 15 दिन में पूरे कंप्यूटर के सी ड्राइव को और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को स्कैन करती रहती हैं। अगर इसमें कोई रूट किट्स वायरस आ चुका है तो वो ऑटोमेटिक उसको डिलीट करती चली जाती हैं, अपडेट और सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ाती जाती है। मार्केट में अगर कोई नए टाइप का रूट किट्स वायरस आया हुआ है तो उस वायरस को भी ये क्या करती हैं, हटा देती हैं। और हम क्या करते हैं, हम हमेशा थोड़े से पैसे बचाने के लिए पायरेटेड विंडोज यूज करते हैं और इस पायरेटेड विंडोज के कारण ही बार बार हमारा कंप्यूटर क्या होता है, हैंग होता है और हैक हो जाता है। तो यदि आप किसी एक ऐसी संस्था या इससे जुड़े हुए हो तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको, और अगर ये वायरस एक बार आपके कंप्यूटर में चला गया तो फिर आपको पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट ही करना पड़ेगा। और ये कंप्यूटर बस में सीमित नहीं होता, ये आपके मोबाइल में भी सीमित होता है। इसीलिए टाइम टाइम पे आपको मोबाइल को अपडेट करते रहना चाहिए, उसको उसमें एंटीवायरस के द्वारा स्कैन करते रहना चाहिए और समय में हर 3 महीने 4 महीने में उसके डेटा को कंप्यूटर में शिफ्ट करके उसे रीसेट भी करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है और ये आपको कभी पता नहीं चलता है। तो ये चीज का ध्यान, तो यह एक प्रकार का मालवेयर है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर सिस्टम में एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर की नियंत्रित प्राप्त की जाती है और फिर उस कंप्यूटर को जानकारी को किसी भी तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। और जैसे ही आपका कंप्यूटर इस मालवेयर के टच में आता है, आपका कंप्यूटर हैंग होने लगेगा, धीमे चलने लगेगा और इसको निकालना बेहद मुश्किल होता है। इसको किसी एंटीवायरस के द्वारा या किसी के माध्यम से नहीं निकाला जाता, इसको फिर इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब फॉर्मेट करना पड़ता है। लास्ट रूट किट्स के बाद अगला और आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट है कंप्यूटर वायरस। हालांकि इसके बाद वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी हम कंप्यूटर वायरस के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रकार के वायरस होते हैं, किस किस लेवल पे जाकर वो आपके कंप्यूटर को हार्म करते हैं, वायरस की वजह से आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर में कौन सा वायरस आ रहा है, क्योंकि हर वायरस की एक प्रकार होता है, वो हर तरीके से इफेक्ट करता है। जैसे आपके शरीर में यदि कोई वायरस आता है तो उसका एक अलग इफेक्ट दिखाई देता है, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी अगर एक वायरस आ जाए तो वो अलग जगह पर अलग सेक्शन में जाके उसको हार्मफुल करता है। तो क्या हो गया, कंप्यूटर वायरस एक छोटा प्रोग्राम होता है जो किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से कंप्यूटर में प्रवेश करता है और यह कंप्यूटर में स्टोर अन्य प्रोग्राम और हार्डवेयर मतलब खासकर मेमोरी यूनिट को क्या करता है, हार्म करता है या हानि पहुंचाता है। तो आज मैंने इसकी सिर्फ डेफिनेशन दी है और कंप्यूटर वायरस की खोज किस देश ने की थी, पाकिस्तान ने की थी। इसके बारे में, कंप्यूटर वायरस के बारे में मैं अलग से एक पूरा लेक्चर लूंगा जो कि इसके बाद वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा और उसमें हम डिस्कशन करेंगे, मतलब कल इस पे हम कंप्यूटर वायरस के बारे में ही पूरे प्रकार, पूरे टाइप और सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या जाना, एक बार रिकॉल कर देता हूं। आज की क्लास में हमने समझा, आज की क्लास में हमने किसके बारे में समझा था, आज क्लास में
हमने समझा कि साइबर अपराध के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से होते हैं और इन विभिन्न स्वरूपों के बारे में हमने जाना कि जो 10 स्वरूप हमारे सामने हैं ये किस प्रकार से काम करते हैं और एक व्यक्ति जो गैर कानूनी कार्य करना चाहता है वो गैर कानूनी कार्य साइबर अपराध के माध्यम से किस तरीके से करता है, कौन कौन से रूप में वो कर सकता है, यही सारी चीजें आज के उसमें जाने। इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि ये काम हो रहा है तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये काम हो रहा है तो ये किस कैटेगरी में आएगा। फिजिंग की डेफिनेशन दे देगा और ऑप्शन में देगा कि ये क्या है। इसी तरीके से स्पूफिंग, तो फिजिंग, स्पूफिंग, वायरस, स्पैम और एक आइडेंटिटी थेफ्ट, बौद्धिक संपदा की चोरी, इनके बारे में आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके बार बार बनते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और जाने से पहले, आज की क्लास को खत्म करने से पहले, यदि आपने रक्षा एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल डाउनलोड नहीं किया है और उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे लेक्चर्स की जो जानकारी है, जो प्लान है, वो आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल। और आपको सारे एमसीक्यू, सारी जो भी फ्री क्लासेस हमारी यूट्यूब पे चलती हैं वो सारी की सारी फ्री क्लासेस का कंटेंट आपको रक्षा एकेडमी ऐप पे मिलेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।